तो बच्चों, ये है अलजेब्रा और ये है 1 रुपए के माचिस का डब्बा। इस 1 रुपए के माचिस का डब्बा यूज़ करके हम लोग वेरिएबल, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, फैक्टर्स, एक्सप्रेशंस इन सभी टर्म्स को समझने वाले हैं। तो ये सभी टर्म्स जो है अलजेब्रा के अंदर काउंट होते हैं। और भी टर्म्स हैं इनके अलावा, जैसे कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, हम उनको भी करेंगे, लेकिन उन सबको आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। इस वीडियो में हम आज इन जो गिवन टर्म्स हैं उनको समझेंगे और साथ ही साथ ये जो चैप्टर है अलजेब्रा, जो कि क्लास 6 to 8 तक के बच्चों के लिए है, आगे आने वाले जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं 9th और 10th एंड प्लस 10th, उन जो भी बच्चे अलजेब्रा से जुड़े हुए हैं उनको ये बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखता है आपके सब्जेक्ट में, आपके मैथ्स में। तो चलिए आज हम इन सभी टर्म्स को समझ लेते हैं बिल्कुल ध्यान से। और सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग कर ही रहे हैं तो हम अलजेब्रा की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो अभी हम इसे साइड रखते हैं, बाद में इसका यूज़ करके हम आग लगाने वाले हैं। ओके, तो अलजेब्रा की बात करते हैं। अलजेब्रा होता क्या है, व्हाट इज़ अलजेब्रा? तो अलजेब्रा का डेफिनेशन अगर आप लिखिएगा तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अलजेब्रा इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ड, is a mathematical word which is related to numbers and variables। जो कि नंबर्स और वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन शो करे उसको अलजेब्रा कहते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, तो हम इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं। अलजेब्रा कैन शो अस relation between relation between numerals numerals, for example 1 2 3 and comma 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 infinite number, for between numerals and variables with the help of mathematical operation। तो बच्चों, हम जान सकते हैं यहाँ पे जो अलजेब्रा है एक बेसिक टर्म में हम इसे लिख सकते हैं कैन बी शो अस या फिर कैन शो अस रिलेशन बिटवीन न्यूमरल्स 1 2 3 एंड वेरिएबल्स विथ द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो आप बोलेंगे यहाँ पे दो टर्म्स आपको देखने की मिल रही हैं, एक है वेरिएबल और एक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको बता दूं क्या होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। ये सारे आपने मैथ्स में टर्म्स सीखे होंगे अभी तक, इन्हीं को मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। तो जब हम नंबर्स और वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो उसी को हम अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा में आपने एक और नया टर्म देख लिया, वेरिएबल। तो इस वेरिएबल का भी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए हम इस वेरिएबल के डेफिनेशन को समझते हैं। दोस्तों, वेरिएबल का जो डेफिनेशन है ये भी बहुत सिंपल है। आपने मैथ्स में कई सारे इक्वेशंस देखे होंगे, उन इक्वेशंस के अंदर आपने कुछ अल्फ़ाबेट्स देखे होंगे जो कि ए टू जेड कोई से भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। तो ए टू जेड कोई से भी अल्फ़ाबेट आपने मैथ्स में देखे होंगे, उन्हीं को हम वेरिएबल कहते हैं। उन्हीं को जो इक्वेशंस में यूज़ होते हैं उन्हीं को वेरिएबल कहते हैं। इनकी एक खास फीचर ये होती है कि इनका वैल्यू जो होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, और ये आपको सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशंस और टर्म्स में ही दिखाई देंगे। तो हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं क्या है, तो चलिए हम ज़रा अपने इस टॉप का इस्तेमाल कर लें और कुछ टॉपिक्स को समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि इन मैच स्टिक का यूज़ करिए और एल शेप क्रिएट करें, तो अगर मुझे एल शेप क्रिएट करना हो तो एल शेप क्रिएट करने के लिए हम लोग जानते हैं आपको कम से कम 2 मैच बॉक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उन 2 मैच बॉक्स को 2 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए हम इन 2 मैच स्टिक्स को लिख लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एल शेप क्रिएट कर लिया है। तो एक एल बनाने के लिए आप जान सकते हैं कि यहाँ पे 2 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। अगर मुझे एक और एल शेप क्रिएट करना हो तो मुझे 2 मैच स्टिक और जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से सेम मैनर में अगर मुझे एक और एल क्रिएट करना हो तो इस तरीके से मुझे टोटल 2 और मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं जितने ज़्यादा एल हम क्रिएट करेंगे, जितने एल एक्स्ट्रा आप क्रिएट करते चले जाएंगे,
उतने ज़्यादा मैच स्टिक्स की आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एक मैच स्टिक, दो मैच स्टिक का यूज़ करके आप एक एल बना सकते हैं। अगर आप दो मैच स्टिक का यूज़ करते हैं तो आपको एक एल बनाने को मिलेगा। उसी तरीके से जैसे जैसे आप एल क्रिएट करते रहेंगे तो आपको मैच स्टिक्स की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ते रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मुझे और भी एल बनाने हैं तो आप देख सकते हैं इन सभी में दो दो मैच स्टिक्स ऐड होते चले जाएंगे। तो चलिए काउंट करके देखते हैं टोटल कितने मैच स्टिक्स लग रहे हैं। पहले में दो लग रहा है, दूसरों को भी ऐड करें तो चार हो जाएंगे। तीसरे मैच स्टिक को मतलब तीसरे एल को ऐड करेंगे तो सिक्स हो जाएगा। और इसको सेवन एट नाइन टेन 11 12 13 14 टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे सेवन मैच स्टिक्स के बिल्कुल सेवन एल आपको क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सेवन एल के अंदर आपने देखा होगा 14 मैच स्टिक यूज हो रहा है। तो इसके पीछे ना एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। चलिए उस पैटर्न को एक बार देख लेते हैं। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपको एक एल बनाना है तो उस एक एल को बनाने के लिए आपको दो मैच स्टिक की जरूरत पड़ने वाली है। उसी तरीके से अगर आप दो एल बनाना चाहते हैं तो आपको कितने मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल सही, चार मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी। अगर आप तीन एल बनाना चाहते हैं तो आपको टोटल सिक्स मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी। अगर आप फोर एल बनाना चाहते हैं तो आपको एट मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप जितने मैच स्टिक्स बनाते चले जाएंगे, जितने मैच स्टिक यूज करते चले जाएंगे, उतने एल आप एक्स्ट्रा क्रिएट करते चले जाएंगे। मतलब हम लिख सकते हैं सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि 100 मैच स्टिक अगर आपके पास है तो आप बोलोगे यस यस 100 मैच स्टिक है, तो हम यहाँ पे टोटल 50 एल क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल यही अंडरस्टैंडिंग रखनी है आपको इसके पीछे। अगर मुझे एन मैच स्टिक बनानी है, एन, एन क्या है? एन का मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है। एन का मतलब 10 मैच स्टिक 10 एल भी हो सकते हैं, 50 एन भी हो सकता है। ओके, तो आप जितने चाहे उतने क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो है नंबर ऑफ मैच, नंबर ऑफ एल है। एन क्या है मैं इधर लिख देता हूँ, एन इज अ नंबर ऑफ एल, नंबर ऑफ एल। एल आपका नंबर ऑफ एफ है। आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे जितने एल क्रिएट करते चले जाएंगे आप वहां पे इतने एक्स्ट्रा मैच स्टिक देने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैच स्टिक्स के जो नंबर है और एल जो है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। दोनों में टू इंटू होते चले जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट में भी टू इंटू हुआ है, सेकंड में भी टू इंटू हुआ तो फोर, थर्ड में भी टू इंटू हुआ तो सिक्स, फोर में भी टू इंटू हुआ तो एट। इसी तरीके से अगर मुझे एन मैच स्टिक्स यूज करने मतलब टोटल कितने मैच स्टिक्स यूज होने वाले हैं अगर ये फाइंड करना है तो मुझे एन में भी टू से इंटू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रिलेशन निकालें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू इंटू टू हो रहा है, यहाँ पे टू इंटू थ्री, यहाँ पे टू इंटू फोर। उसी तरीके से इन सभी जगह टू से इंटू हो रहा है। तो अगर आप 100 एल बनाना चाहते हैं तो 100 एल बनाने के लिए आपको कितने मैचेस की तिल्लियों की जरूरत पड़ेगी? तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 100 लिख लें, अब मल्टीप्लाई में टू कर दें। क्योंकि आप सभी को जानते होंगे जितने भी एल है सभी एल में आप देख सकते हैं मैच स्टिक्स के नंबर को इनटू कर रहे हैं। जितने मैच स्टिक्स हमें चाहिए उतने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स से हम इसे मल्टीप्लाई और इनटू करेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी में इनटू हो रहा है। 100 एल बनाने के लिए आपको टू से इंटू करना पड़ेगा 100 में, इसका मतलब 200 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमें 200 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से एन जो है वो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, सॉरी नंबर ऑफ एल है। नंबर ऑफ एल फाइंड करने के लिए हमें टू में एन इंटू करना पड़ेगा। इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल एल की तरह और भी कई सारे शेप्स हैं, आप चाहे तो उनको ही फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमने रिलेशन अभी बीच में फाइंड करा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? टू एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको अगर मैं बोलूं आपके पास टू एन दिया हुआ है, इस टू एन का यूज करना है। और मैंने आपको बोला आपके पास टोटल 1000 एल बनाने को कहा गया है, आपको टोटल 1000 एल बनाना है। तो नंबर ऑफ एल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एल इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं 1000। अब मैंने बोला है कि आपको टोटल मैच स्टिक फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक फाइंड करना है कि जितना 1000 एल बनाने में लगेगा। तो 1000 में आपको क्या करना है, 1000 में आपको ये मल्टीप्लाई करना है कि एक एल बनाने के लिए कितने मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेंगी। तो टू मैच स्टिक्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल 2000 निकल जाएगा।
तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आपको कितने एल बनाने होंगे, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, उतने ही 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो एन है ना, ये एन एक वेरिएबल के तौर पे, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ना, एन की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। और 2 जो है इसमें इंटू होना ही होना है, क्योंकि एक एन शेप क्रिएट करने के लिए, एक एल शेप क्रिएट करने के लिए आपको 2 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपको मैच स्टिक्स का यूज करके एन शेप क्रिएट करना है, तो आपको एन शेप क्रिएट करने के लिए कितने स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी? 1 2 3। तो आपको लेके चलना है कि 3 तो भाई हर जगह इंटू होना है। अगर आपको 2 एन बनाने हैं तो आप 3 के साथ 2 इंटू करें। आपको अगर 4 एन बनाना है तो आप 3 के साथ 4 को इंटू करें, 4 को इंटू करें। अगर इसी तरीके से आपको 80 एन बनाने हैं तो आप 3 के साथ 80 को इंटू करें। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो इस तरीके से आपका 3n का एक न्यू पैटर्न तैयार हो गया। तो इसी तरीके से ये जो आप देख सकते हैं, जो n है यही वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो वेरिएबल का हम एक मतलब तो और निकाल सकते हैं। वेरी जो है ए वेरी, VARY वर्ड से ड्राइव हुआ है, VARY। वेरी मतलब होता है चेंज, कंटिन्यूसली चेंज होने वाला, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, जो फिक्स नहीं होता है और कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ओके, तो आप वेरिएबल्स को समझ चुके हैं। वेरिएबल इंग्लिश अल्फाबेट्स को कहते हैं, जो कि मैथ्स में इक्वेशन को बनाने के लिए हम यूज करते हैं। एंड वेरिएबल वेरी वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है चेंज। तो मैं इधर भी लिख देता हूँ चेंज, इनको इस पार्ट को मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो उस तरीके से अगर आप कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट क्या होता है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, बट कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं इन्फिनाइट तक, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है। 2 का मतलब 2 होगा, 3 का मतलब 3 होगा, 4 का मतलब 4 होगा। तो इनकी वैल्यू जो है कंटिन्यूसली फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होता। तो इसे हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। आपको कॉफिशिएंट वर्ड नजर आ रहा है, ये कॉफिशिएंट क्या होता है? तो कॉफिशिएंट से पहले ऐसा करते हैं, हम एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं, इससे हम बाकी टर्म्स को इजीली समझ पाएंगे। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो आपने देखा होगा मैथ्स में कुछ इस तरीके के टर्म्स आपको नजर आते हैं, 2x+3, या फिर फॉर एग्जांपल आपको दिख सकता है 3z+2y² +2y, या फिर 3y, कुछ भी, या फिर यहाँ पे दोस्तों प्लस लगा हुआ है, आप यहाँ पे नेगेटिव भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। तो इन्हें हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ये पहला एक्सप्रेशन हो गया, ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया, उसी तरीके से सो ऑन, आप और भी ज्यादा एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। तो पहले एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल नजर आ रहा है, ठीक है। तो x जो वेरिएबल आ रहा है, और वेरिएबल के साथ आप देख सकते हैं 2 इंटू हो रहा है, तो जो वेरिएबल वाला टर्म है वो क्या है? तो वेरिएबल वाला टर्म है 2x। तो वेरिएबल वाला टर्म अगर 2x है, तो x से क्या इंटू हो रहा है? तो x से 2 इंटू हो रहा है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? तो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 2। तो आप समझ सकते हैं, जो भी नंबर वेरिएबल के साथ इंटू हो रहा होगा वही आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ z है, z क्या है? z एक पूरा का पूरा, ये z के साथ जो टर्म है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपके लिए? एक तरीके का मोनोमियल है, जिसमें आप देख सकते हैं z एक वेरिएबल है, और z के साथ जो न्यूमरल मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका कोफिशिएंट हो गया। तो आपको यहाँ पे कोफिशिएंट के तौर पे 3 लिख लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से 2y² है माइनस का, तो माइनस के 2y² में आप देख सकते हैं जो 2 है वो कॉफिशिएंट है। तो जो भी न्यूमरल वेरिएबल के साथ इनटू होता है, उस न्यूमरल को हम कॉफिशिएंट मान लेते हैं। तो इस वाले एग्जांपल में भी 2 ही कॉफिशिएंट है, क्योंकि ये y² से इनटू हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में 3 कॉफिशिएंट है, क्योंकि ये y वेरिएबल से इनटू हो रहा है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉफिशिएंट कौन से होते हैं और कॉफिशिएंट क्या होते हैं। फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स भी बहुत सिंपल है। फैक्टर्स में क्या है, आपको जो भी टर्म दिए जाते हैं उस टर्म को आप स्प्लिट करके लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3x है, तो इस 3x को आप कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं? 3 अलग कर दें और x को अलग कर दें। अगर आपके पास 3xy होता तो आप क्या करते? तो 3 को अलग, x को अलग और y को भी अलग करके लिखते। तो ये जो पार्ट आपने ब्रेक करके लिखे हैं, इसी को फैक्टर कहते हैं। फॉर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। अगर आपके पास 2x² है, तो ये जो पूरा टर्म है इसको आपको भी ब्रेक करके लिखना है। तो इस टर्म को हम ब्रेक करके लिखेंगे 2, x को आप 2 पार्ट में और करके लिख सकते हैं, x एंड x, y एंड z। इस तरीके से आपने इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके लिखा है, तो इसे भी हम फैक्टर कहेंगे, इसे भी हम फैक्टर कहेंगे।
तो आपको फैक्टर्स फाइंड करने आगे होंगे। फैक्टर का मतलब नंबर्स को हमें स्प्लिट करके अलग अलग पार्ट में लिख देना होता है। ओके, एक्स इक्वेशन क्या होता है? नेक्स्ट जो बचा है वो इक्वेशन बचा हुआ। तो आपको वेरिएबल, कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट, फैक्टर और एक्सप्रेशन समझ में आ गया, तो अब हम इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इक्वेशन का मतलब होता है जो भी आप एक्सप्रेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सप्रेशन लिख लिया है 3x - 4z। जैसे ही मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन के अगर मैं इक्वल्स टू में कुछ लगा दूँ, 8 लिख देता हूँ, चलो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, कोई भी टर्म लिख सकते हो। तो ये जो पूरा आप देख सकते हो, ये जो क्रिएट हुआ है, इसी को हम इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन की खासियत होती है वहाँ पे इक्वल टू का साइन आपको देखने को मिलेगा। इक्वल टू के इस साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा उल्टे हाथ की तरफ, एंड सीधा हाथ की तरफ आपको RHS देखने को मिलेगा। तो LHS और RHS जो है बीच में इक्वल टू का साइन होगा, और यहाँ पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। तो इसी को हम कहते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन का मीनिंग भी आप समझ चुके होंगे। ये जो पूरा टर्म होता है, हम अनदर एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर ZY प्लस 2Z प्लस 3x, जैसे कि मैंने एक रैंडमली एक टर्म लिख लिया है और इज इक्वल्स टू पे मैंने 8 लिख दिया है, 8 या फिर 8y लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और इधर LHS है, इधर RHS है, और इधर टर्म्स आपस में इक्वल है। तो ये पूरा जो पार्ट है, आप पूरे पार्ट को देख सकते हैं। मैं इधर स्क्वायर लगा देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। ये जो पूरा पार्ट है, पूरा पार्ट क्या होगा? इक्वेशन होगा। इसी इक्वेशन में अगर आप ये वाला जो पूरा पार्ट है, इतना पार्ट अगर उठा लें, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, इतना पार्ट अगर उठा लें आप, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट कहलाएगा एक्सप्रेशन। तो इससे कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इस पूरे पार्ट को, होलिस्टिक पार्ट को हम कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस के बारे में आप समझ चुके हैं, ये सभी टर्म्स आप समझ चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलने वाला है उसमें आप बाकी जो अलजेब्रा के टर्म्स है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रिनोमियल्स, उन सबको अच्छे से समझेंगे। फिलहाल अभी आप इन सब की रिवीजन कर लें, और हमारी जो प्लेलिस्ट क्रिएट हो रही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, उसको फॉलो करें। आपके अलजेब्रा से रिलेटेड जो भी प्लस माइनस इनटू डिवाइड से रिलेटेड इशू है, तो सारी कंप्लीट कर दी जाएंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।